एक बार फिर स्वागत है आप सभी बच्चों का एडू भारत गुरुकुल के YouTube चैनल पे। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या क्या बात करने वाले हैं इस लेक्चर में? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसका डेरिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ समझेंगे। जब डेरिवेशन आ जाएगा ग्राफ से आप समझ जाएंगे कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद बच्चों इस पे करेंगे क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मींस लोवरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। कैसे? हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर सॉल्वेंट का कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा अभी। उसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझेंगे फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक बिल्कुल 9th क्लास वाली डेफिनेशन बता के चलता हूं। फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेज, यानी कि लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन यहां क्लास 12th में जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं, तो यहां फ्रीजिंग पॉइंट की ये डेफिनेशन काम नहीं आती। कौन सी डेफिनेशन काम आती है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्यों है और डिप्रेशन क्यों होता है। द लॉवरिंग of vapor pressure of a solution causes a lowering of the freezing point compared to that of the pure solvent. Pure solvent के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point of a substance may be defined as the temperature at which, यहां से ध्यान देंगे आप, the vapor pressure of the substance, यानी कि जो solution या solvent है in its liquid phase is equal to its vapor pressure, ध्यान से देखना, in the solid phase। ये डेफिनेशन यहां पे काम करने वाली है, ये डेफिनेशन यहां पे काम करने वाली है। क्या डेफिनेशन है? किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन वेपर फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान से देखना, becomes equal to the vapor pressure of this liquid in solid phase, substance सेम रहेगा, तो तब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऐसा हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को इस सब्सटेंस का क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। अब ये लॉवरिंग कैसे होती है, डिप्रेशन कैसे होता है, ये समझते हैं। देखिए, हमारे पास किसी कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है, ये लिक्विड हमने फिल किया, फॉर एग्जांपल हमने वाटर यहां पे फिल किया प्योर स्टेट में, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, वो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करते हैं, इस वाटर के अंदर, इस लिक्विड के अंदर, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल क्या ऐड करते हैं? सॉल्यूट ऐड करते हैं। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं
तो जो सॉल्यूशन आपका बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, उस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्या होगा? ये हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, दोनों में फर्क होता है। ये बात हम इस चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। अब वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो यहां पे हमने पढ़ा कि जो लॉवरिंग होती है ऑफ वेपर प्रेशर की ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज अ लॉवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होने की वजह से ही क्या हुआ? जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। और समझें आप, यहां समझें राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। राउल्ट्स लॉ में पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट में ही पढ़ा। एंड नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। ये राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग है। इस बात को ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखो, जब हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन है उसको स्टैंडर्ड लेते हैं। ये आपको कंपैरिजन करके समझाऊंगा मैं बहुत अच्छे से। लेकिन यहां पे हमने जो कंपैरिजन करना है वो वेपर प्रेशर का करना है लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में। तो हमने जो स्टैंडर्ड लाइन ली है, देखो ये स्टैंडर्ड लाइन जो हमने यहां पे ली है, ये स्टैंडर्ड लाइन है फ्रोजन सॉल्वेंट की, ठीक है। और यहां हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है उस तरह से इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होता है। समझें आप, सपोज हमने यहां से स्टार्ट किया इसको कूल डाउन करना, तो जब हम यहां थे तो इसका टेम्परेचर यहां था, ठीक है, टेम्परेचर इतना था। कौन सा टेम्परेचर है वो बात की बात है। अब हमने इसको कूल करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, वेपर प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर। समझ आ गई बात? ये स्टैंडर्ड लाइन हो गई। अब हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान समझ लो आप। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है एट एनी टेम्परेचर। आप यहां ग्राफ से देखें, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। यहां किसी भी टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं। अब हमने सॉल्वेंट को कूल करना स्टार्ट किया, उसका टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया। जब हम सॉल्वेंट का टेम्परेचर डाउन करना शुरू करेंगे, उसको कूल डाउन करना शुरू करेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। और आप यहां पे देखो, इस पॉइंट पे आके जो ये सॉल्वेंट है सॉलिड फेज में और जो ये सॉल्वेंट है लिक्विड फेज में, इन दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट बी पे आके इक्वल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इस बी पे जितना टेम्परेचर होगा, जो कि यहाँ TF0 से शो किया हुआ है, ये इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को डी पॉइंट से हम कूल डाउन करना स्टार्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जब हम इसको डाउन करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ आते 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 एक पॉइंट, एक टेम्परेचर हमको ऐसा मिलता है जो कि हम ई से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे इस सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एट दिस पॉइंट। और इस पॉइंट पे जो इसका टेम्परेचर है उसको TF से हमने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ आई बात? तो हमने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखा, हमने सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखा। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से लोअर है, कम है। दिस इज द लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये ग्राफ तो हुआ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। यहां पे मैंने
दो ग्राफ एक साथ लिए हैं, देखो आप इस स्लाइड पे बाद में आएंगे हम। यहां मैंने दो ग्राफ लिए हैं, बहुत अच्छे से समझो आप। इन दो ग्राफ से आपको ये समझ में आएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, इनमें कंपैरिजन करते हैं हम। देखो आप, ये आपके सामने ग्राफ हैं, दिखाई दे रहे हैं, विजिबिलिटी प्रॉपर है, गुड। यहां अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहां ये जो लाइन है बेटा, ये स्टैंडर्ड लाइन है जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और यहां पे कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट होता है अगर उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाए। ये स्टैंडर्ड लाइन हुई, रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में यहां पे ये जो लाइन है ना, ये स्टैंडर्ड लाइन है। यहां अगर आ जाता है किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्वेंट का, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो वो फ्रीज हो जाएगा। दोनों में फर्क समझ लो आप। ये स्टैंडर्ड लाइन यहां, रेफरेंस पॉइंट यहां, ये स्टैंडर्ड लाइन यहां। यहां 1 atm, यहां जो फ्रोजन सॉल्वेंट है यानी कि सॉलिड फेज में जो सॉल्वेंट है उसकी लाइन हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। अब यहां क्या करते हैं, यहां सॉल्वेंट पॉइंट ए पे और यहां सॉल्यूशन पॉइंट सी पे। यहां हीट करना स्टार्ट करते हैं और यहां बेटा पॉइंट ए पे सॉल्वेंट, पॉइंट डी पे आपका सॉल्यूशन। यहां कूल करना स्टार्ट करते हैं, यहां बॉइलिंग हम कर रहे हैं, यहां फ्रीजिंग हम कर रहे हैं। बॉइलिंग के लिए हमको टेम्परेचर राइज करना होगा, फ्रीजिंग के लिए हमको टेम्परेचर डाउन करना होगा, डिक्रीज करना होगा। बात समझ में आ रही है। यहां जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो जिस टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। यहां क्या होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जब वेपर प्रेशर यहां आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहां पे फ्रीजिंग हो जाएगी। वो टेम्परेचर हमको चेक करना है। वापस उसी स्लाइड पे चलते हैं, वो टेम्परेचर हमें चेक करना है। तो हमने यहां पे टेम्परेचर बेटा चेक किया है। टेम्परेचर हमने कैसे चेक किया, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने चेक किया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमने चेक किया। अभी बात आपको समझ आ गई होगी, दोनों में फर्क समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो समझो आप 10, ये बात हमने यहां पे पढ़ ली है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेज, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्वेंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट और जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। तो जब हम सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं और कूल करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ये बात यहां पे बताई गई है। अब TF0 जैसा कि आपने ग्राफ से भी देख लिया, TF0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप यहां ग्राफ से समझ सकते हैं और जो हम बात कह रहे हैं उससे भी समझ सकते हैं। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो TF कम है, TF0 ज्यादा है। तो डिफरेंस अगर देखेंगे तो डिफरेंस देखेंगे बेटा इस फॉर्मूले से, ये देखो आप इस फॉर्मूले से, डेल्टा TF इक्वल्स जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से कम वैल्यू को माइनस करते हैं। TF0 इज ग्रेटर देन TF, तो डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स TF0 माइनस डेल्टा, ये TF है, डेल्टा नहीं है यहां, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल्स TF0 माइनस TF। समझ आ गई बात। अभी बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डिस्कस किया। मेन है ग्राफ को समझना और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। चलिए कंपैरिजन भी हो गया। इसके बाद वापस आते हैं, फॉर्मूला किस तरह से निकालते हैं, डेरिवेशन किस तरह से आता है जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी कॉन्सेंट्रेशन होता है और कॉन्सेंट्रेशन का ही गेम है, ठीक है। डेल्टा
TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये आपका था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की तरह बिल्कुल आप देख लो, जिस तरह से डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है, इसी तरह से डेल्टा टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मोलैलिटी की टर्म्स में है। बहुत सुंदर बात बताऊं, मोलैलिटी यहाँ इसलिए लिया गया है क्योंकि ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, और यहाँ बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करना, टेम्परेचर डिक्रीज करना, वही तो कर रहे हैं हम। इसलिए दोनों केस में हमने मोलैलिटी यहाँ पे लिया है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम KF कहते हैं। KF क्या है, इसका नाम देख लो आप, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट था, यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह से 3 नेम इसके हैं। KF की जो यूनिट है वो होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसके जैसी इसकी यूनिट है। अभी फॉर्मूला किस टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, वेट मोलर मास की टर्म्स में। अब आप समझ लो दोनों चीजें। देखो यहां पे आ गया आपका डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू मोलैलिटी। अगर डेल्टा TB की बात करें तो डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा TB इक्वल्स KB इंटू मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला देखा था। अब अगर मोलैलिटी के लिए यहां भी वही फॉर्मूला रख दें तो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो मोलैलिटी के लिए निकाल दें, यहां पे मोलैलिटी इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 से और नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाय मोलर मास से। तो अल्टीमेटली मोलैलिटी आप जान गए हैं, मोलैलिटी ये होता है। मोलैलिटी दोनों जगह है, तो आप इस मोलैलिटी को यहाँ पे ये जो m की वैल्यू है मोलैलिटी, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक, तो डेल्टा TF के लिए जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया, और डेल्टा TB के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, वो भी यही बनेगा। बस यहाँ पे डेल्टा TB और यहाँ पे KF की जगह क्या आएगा, KB आ जाएगा। फॉर्मूला सेम है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, जो कि यहां से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। बस मोलैलिटी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। आप वेट की टर्म्स में, मोलर मास की टर्म्स में, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में मोलैलिटी को लिखेंगे। जैसे आपको डाटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस तरह से फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बहुत आसान सी चीज है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है 12th क्लास के बच्चों के लिए। बात समझ में आ गई। अब ये कहा जाता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करते हैं। तो अगर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन करना है तो इसके लिए फॉर्मूला निकाल दो आप। ये तो आसान सा काम है 12th वालों के लिए। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई। तो इसके बाद अब आ गया आपका क्वेश्चन जहां से चीजें और ज्यादा समझेंगे। फॉर्मूला कैसे आया, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ग्राफ कैसे होता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला AB2 एंड AB4। 2 एलिमेंट हैं A और B, 2 तरह के कंपाउंड बना लेते हैं AB2 एंड AB4। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, अलग अलग 20 ग्राम बेंजीन में डाल के सॉल्यूशन बनाए, 2 सॉल्यूशन बनाए। ठीक है, जब हम 1 ग्राम ऑफ AB2 डालते हैं तो इट लोवर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। पहला कंपाउंड AB2 जब हमने 1 ग्राम लिया, 20 ग्राम बेंजीन में डाला, तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन से कम हो गया। ठीक है, इतना कम हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोवर्स इट बाय 1.3 केल्विन। दूसरे सॉल्यूशन में 1 ग्राम AB4 डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतने से कम हो गया। ठीक है, डिफरेंस इतना आ गया। तो क्या कहता है ये, द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई आपकी KF की वैल्यू, ये KF आ गया आपका। कैलकुलेट एटॉमिक मासेज ऑफ A एंड B। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान दो आप। देखो डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2।
ये फॉर्मूला हो गया। तो M2 निकालना है ना हमें, एटॉमिक मास A और B का निकालना है, तो मोलर मास किसका निकालना पड़ेगा, AB2 का और AB4 का। तो M2 निकालना है, M2 के लिए ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। कहाँ से आया, यहीं से आया, इसी फॉर्मूले से आ गया। ठीक, अभी जो वैल्यूज हैं वो सब रख दी। KF की वैल्यू 5.1, जो वेट है सॉल्यूट का वो 1 पहले वाले केस में, 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2.3, 20 वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है जी, पहले वाले केस में AB2 वाले केस में 2.3 डेल्टा TF की वैल्यू है। दूसरा वाला केस देखो, ये पहला केस है, दूसरे वाले केस में AB4 डालेंगे, AB4 डालेंगे तो M AB4 कैसे बनेगा, 5.1 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1.3, यहाँ 1.3 डेल्टा TF है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये दूसरा केस हो गया। जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो MAB2 जो आता है, मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड, ये आ गया 110.87। ठीक है बेटा, और AB4 के लिए मोलर मास कितना आया, 196.15। ठीक, सपोज एटॉमिक मासेज ऑफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली A एंड B, स्मॉल a और स्मॉल b से इनके मोलर मास हम शो कर रहे हैं, एटॉमिक मास शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 इक्वल्स क्या आ गया अभी, जितने भी एटम्स होते हैं उनके सबके एटॉमिक मासेज ऐड कर देते हैं। AB2 है ना, AB2, तो इसका एटॉमिक मास मोलर मास कैसे निकालेंगे, A प्लस 2B। AB4 के लिए कैसे निकालेंगे, A प्लस 4B। ये इनके मोलर मास हो गए। तो AB2 का मोलर मास 110.87 था और यहां हमने निकाला A प्लस 2B, एक इक्वेशन बनी। AB4 के लिए कितना था, 196, तो यहां कितना आ गया, A प्लस 4B इक्वल्स 196.15। यहां देखो A प्लस 2B कितना है, 110.87 और A प्लस 4B कितना है, 196.15। ये अब इन दोनों इक्वेशन को लिए A और B, इन दोनों इक्वेशन को A और B के लिए सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो A की वैल्यू आती है ये और बेटा B की वैल्यू आती है ये। ठीक है, पूछा क्या आपसे, कैलकुलेट एटॉमिक मासेज ऑफ A एंड B, यही तो पूछा आपसे। तो आपने A और B के एटॉमिक मास, A का एटॉमिक मास कितना था, स्मॉल a 25.59 आ गया, B का एटॉमिक मास कितना था, स्मॉल b 42.64 आ गया। ठीक है, तो करना क्या है, बस आपको मोलर मास दोनों कंपाउंड के निकाल के जो दो इक्वेशन आपकी बनती हैं उन दोनों इक्वेशन को A और B की फॉर्म में लेके आ जाओ, A और B के लिए सॉल्व कर लो। A और B ही एटॉमिक मासेज ऑफ A एंड B एलिमेंट है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से चैप्टर को बढ़ाते बढ़ाते हम लेक्चर नंबर 7 तक ले आए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि मैंने बताया था आप बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का जहां से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलता है जो आपके एग्जाम में आता है, किसी भी तरह का एग्जाम जब आप देंगे। ठीक है, तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि 4th वन है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो इस चैप्टर में बची हुई है। वेंट फैक्टर भी पढ़ाऊंगा, सारी वीडियो ना बहुत बढ़िया से आप देख लो। ठीक है ना, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।